Hello everyone, my name is Prachi and I am from BSc Chemistry Honors second year, and today in this video we will talk about infrared spectroscopy कि infrared spectroscopy होती क्या है। IR spectroscopy is the study of interaction between infrared radiations and matter। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हमें मैटर जो भी सब्सटेंस है वो और इंफ्रारेड रेडिएशंस के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उसके बारे में स्टडी करती है, मतलब उसके बारे में हमें बताती है। Infrared radiations refers broadly to the part of electromagnetic spectrum between visible and microwave region। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं मतलब इनका जो रीजन है वो माइक्रोवेव और विजिबल रीजन के बीच में लाई करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विजिबल और माइक्रोवेव के बीच में इंफ्रारेड का रीजन है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें इथेनॉल का स्पेक्ट्रम बता रखा है। दिस इज द IR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल। प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी is related to the vibrational and rotational energy of a molecule। मतलब कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी जो मोलिक्यूल की होती है उससे रिलेट करता है। When the frequency of the IR radiation is equal to the natural frequency of vibration, the molecule absorb IR radiation। जब IR रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेशन के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि मोलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन कॉजेज एन एक्साइटेशन ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम ए लोअर टू द हायर वाइब्रेशनल लेवल। जब भी मोलिक्यूल पे IR रेडिएशन होगी और वो उसको एब्जॉर्ब कब करेगा? जब उसकी जो IR रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, और जब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल्स में एक्साइटेशन होगी जिससे वो लोअर से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाएंगे। ईच वाइब्रेशनल लेवल इज़ एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ क्लोजली प्लेस्ड रोटेशनल लेवल। जो हर एक जो वाइब्रेशनल लेवल होगा वो रोटेशनल लेवल से एसोसिएट होगा जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। Therefore, the IR spectroscopy is also called as vibrational rotational spectroscopy। इसलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं क्योंकि ये वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों से रिलेट करती है। All the bonds in a molecule are not capable of absorbing IR energy, but those bonds which are accompanied by a change in dipole moment will absorb in the IR region, and such transitions are called IR active transition। जो molecules में सभी bond होते हैं वो IR को absorb नहीं कर सकते, but कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट की वजह से चेंज होता है, वो IR रीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो ऐसी ट्रांजिशंस होती हैं उनको IR एक्टिव ट्रांजिशंस कहते हैं। द ट्रांजिशंस विच आर नॉट accompanied by a change in dipole moment of the molecule are not directly observed and are considered as IR inactive। और कुछ ट्रांजिशंस ऐसी होती हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता और वे मतलब वे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, तो ऐसी जो ट्रांजिशन होती हैं उनको IR इनएक्टिव ट्रांजिशंस कहते हैं। इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द चेंज इन द वाइब्रेशनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। जो एटम्स में जो मोलिक्यूल में एटम का मास होता है उस पर डिपेंड करती है। बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और जो मोलिक्यूल में वो एटम किस तरीके से अरेंज किए गए हैं उसकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। नो टू कंपाउंड्स एक्सेप्ट द इनेंशियोमर्स कैन हैव द सेम सिमिलर IR स्पेक्ट्रा। मतलब किसी भी दो कंपाउंड का IR जो स्पेक्ट्रा होता है वो सेम नहीं हो सकता। अगर इनेंशियोमर्स हो तो सेम हो सकता है, बाकी किसी भी दो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं होता। थियरी,
When a molecule absorbs radiation with a frequency less than 100 per centimeter cube, molecular rotation takes place, and if a molecule absorbs more energetic radiation in the region of 10 की पावर 4 to 10 की पावर 2, molecular vibration takes place. अगर कोई मोलिक्यूल है वो 100 सेंटीमीटर से लेस की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व करता है, मोलिकुलर रोटेशन होगी. लेकिन अगर कोई मोलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी को रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, जैसे कि 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 2 तक, उसमें मोलिकुलर वाइब्रेशंस होंगी. A single vibration energy change is accompanied by a large number of rotational energy changes. और जो वो एक वाइब्रेशनल चेंज आता है ना, वो कई रोटेशनल एनर्जी के चेंजेस की वजह से आता है. एंड थस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अपीयर एज वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स. और इसलिए जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो वाइब्रेशनल रोटेशनल बॉन्ड बैंड्स भी कहते हैं उसको. रेट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन. There are three main processes by which a molecule can absorb radiation. Each of these routes involve an increase of energy which is proportional to the light absorbed. 3 तरीके होते हैं जिससे कोई भी मोलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो ये तीनों के तीनों तरीके हैं इसमें एनर्जी में इंक्रीज़ होता है जो कि लाइट जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो पहला क्या है? First route occurs when absorption of radiation leads to a higher rotational energy level in a rotational transition. पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है जब रेडिएशंस का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वे उनकी वजह से रोटेशनल एनर्जी अगर रोटेशनल ट्रांजिशन में ज़्यादा हो जाए तो. दूसरा तरीका क्या है? When absorption of radiation leads to a higher vibrational energy level in a vibrational transition. अगर ज़्यादा ही रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की वजह से वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जो होते हैं उसमें वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए. और तीसरा तरीका है when absorption of radiation leads to a higher electronic energy level in its electronic transition. और जब एब्जॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाए. दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम. जो नीचे है सबसे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, उससे थोड़ा ज़्यादा है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, और सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. Two criteria must be satisfied a molecule for the absorption of IR radiation. किसी भी मोलिक्यूल के IR रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के लिए 2 क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करने ही चाहिए. द मोलिक्यूल शुड पोसेसेस वाइब्रेशन एंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी. मोलिक्यूल के पास वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए. द मोलिक्यूल मस्ट गिव राइज टू एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और जो मोलिक्यूल है उसमें एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. 3 main type of absorption bands occur in IR spectra. IR स्पेक्ट्रा में 3 मेन एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं. पहला फंडामेंटल होता है, दूसरा ओवरटोन और तीसरा कम्बिनेशनल. फर्मी रेजोनेंस. ये क्या होता है? इंट्रैक्शंस विच अकर बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन और कम्बिनेशनल बैंड्स आर नोन एज फर्मी रेजोनेंस. जो फंडामेंटल और ओवरटोन या फिर फंडामेंटल और कम्बिनेशनल बैंड्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं उनको फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं. दिस फेनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर 2 फंडामेंटल और ए फंडामेंटल एंड ओवरटोन बैंड्स हैव नियरली द सेम एनर्जी. और ये फेनोमिना तब ऑब्जर्व किया जा सकता है जब या तो 2 फंडामेंटल या फिर फंडामेंटल और ओवरटोन जो बैंड्स हैं उनकी एनर्जी नियरली इक्वल हो. Here molecule transfer its energy from fundamental to overtone and back again, and so that the each level become partially fundamental or partially overtone in character. इसमें जो मोलिक्यूल होता है वो अपनी एनर्जी को फंडामेंटल से ओवरटोन में और वापस से एंड सो दैट द ईच लेवल बिकेम पार्शली फंडामेंटल, ताकि जो हर लेवल होता है वो पार्शली फंडामेंटल हो जाए या फिर पार्शली ओवरटोन हो जाए, उसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं. एज अ रिजल्ट 2 strong bands are observed in the spectrum instead of the expected strong and weak bands.
इसकी वजह से जो दो स्ट्रॉन्ग बैंड्स होते हैं वो स्पेक्ट्रम में ऑब्ज़र्व होते हैं और जो वीक बैंड्स होते हैं वो ऑब्ज़र्व नहीं हो पाते। एग्जाम्पल के लिए CO2, इट नॉर्मली शोज फंडामेंटल बैंड एट 1337 per centimeter and overtone at 1334.6 per centimeter. But due to the effect of Fermi resonance, the first band shift towards higher frequency and give rise to two bands at 1285.5 per centimeter and 1388.3 centimeter. Fingerprint region. In IR, the region below 15,000 per centimeter is rich in many absorption bands and the region is known as fingerprint region. IR में जो 1500 पर सेंटीमीटर के नीचे का जो रीजन होता है उसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं. Here the number of bending vibrations are usually more than the number of stretching vibrations. और इसमें जो बेंडिंग वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कंपैरिजन में. In this region, small difference in the structure and constitution of a molecule results significant changes in the absorption bands. इस रीजन में स्ट्रक्चर और उसके मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो एब्जॉर्प्शन बैंड्स में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं. Many compounds show unique absorption bands in this region and which is very useful for the identification of the compound. जो बहुत सारे compounds होते हैं जो unique absorption show करते हैं इस region में which is very useful for the identification of the compound, जिसकी वजह से किसी भी compound को identify किया जा सकता है. मतलब अगर कोई compound के अलग अलग कंपाउंड्स अपना अपना अलग तरीके से बैंड शो करते हैं इस रीजन में, जिससे बहुत हेल्प होती है ये पहचानने में कि ये वही कंपाउंड है. जैसे ये ऊपर वाला है ये स्पेक्ट्रम है प्रोपेन 1-ol का और जो नीचे वाला है ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेन 2-ol और इसमें बहुत सारा डिफरेंस है. तो मतलब इनको पहचानने में इजीली हो जाता है कि प्रोपेन 1-ol का है और ये प्रोपेन 2-ol का है क्योंकि इनके जो ये IR स्पेक्ट्रम है इसमें बहुत डिफरेंस है. फिंगरप्रिंट रीजन कैन बी सब डिवाइडेड टू 3. जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है उसको तीन में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है 1500 to 1350. Here doublet near 380 cm and 365 cm shows the presence of tertiary butyl group in the compound. अगर मतलब इस रीजन में 380 से लेकर 365 के बीच में अगर कोई डबलेट आ जाता है तो वो हमें टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है कि ये ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट है. सेकंड है 1350 to 1000. All classes of compounds having groups like alcohols, esters, lactones, acid, anhydrates show characteristic absorptions due to CO stretching. जो कंपाउंड्स होते हैं वे सभी तरह के कंपाउंड्स जिनके पास अल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन, एसिड, एनहाइड्राइड ऐसे ग्रुप जो वे कंजिस्ट करते हैं वो एब्जॉर्प्शंस दिखाते हैं. बिलो 1000 सेंटीमीटर डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स एंड मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूशंस एट ऑर्थो मेटा पैरा. वाइब्रेशंस. 2 टाइप ऑफ वाइब्रेशंस. 2 तरह की वाइब्रेशन होती है. पहले स्ट्रेचिंग जिसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है और दूसरी होती है बेंडिंग जिसमें सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग आती हैं. Many possible absorption per molecules exist. Stretching, bending, vibrational modes leads to IR. पहला symmetric stretching. Vibration both outside atoms moves away from or towards the center. इसमें क्या होता है जो दोनों एटम्स होते हैं या तो वो सेंटर से दूर जाते हैं या फिर उसके क्लोज आते हैं. एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है एज वन मूव्स टूवर्ड्स द सेंटर एंड अदर मूव्स अवे. मतलब एक जो होगा वो सेंटर की तरफ आएगा और दूसरा उससे दूर जाएगा. सिमेट्रिक बेंडिंग. वाइब्रेशन इन ए प्लेन. अगर एक प्लेन में वाइब्रेशन हो तो उसको सीजरिंग बोलते हैं. असिमेट्रिक बेंडिंग. वाइब्रेशन इन ए प्लेन. अगर एक प्लेन में असिमेट्रिक हो तो उसको रॉकिंग बोलते हैं.
वाइब्रेशन आउट ऑफ प्लेन, अगर आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन हो, जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं वो एक ट्विस्ट हो रहे हैं तो हम उसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। वाइब्रेशन आउट ऑफ ए प्लेन वैगिंग, और जो ये फोर्थ वाला है इसको हम वैगिंग बोलते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। नंबर 1, सिमेट्री। Symmetric compounds do not possess dipole moment and are IR inactive. Symmetric compounds में dipole moment नहीं होता इसलिए वो IR inactive होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसिटाइलिन। नंबर 2, कपलिंग। There are so many factors which cause coupled vibration in IR and it will influence the intensity and shape of absorption bands. बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कपल्ड वाइब्रेशन होता है आईआर में, और ये इंटेंसिटी और उस एब्जॉर्प्शन बैंड्स की जो शेप है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मली द बैंड ड्यू टू सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इज अराउंड एट 1650 पर सेंटीमीटर, बट ड्यू टू मैकेनिकल कपलिंग ऑफ 2 सी एट सिस्टम्स इन एलन गिव 2 बैंड्स एट 1960-1970 सेंटीमीटर। Number 3, Fermi resonance. Fermi resonance results in an unexpected shift in energy and intensity of the bands. जो फर्मी रेजोनेंस होता है उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ जाता है एनर्जी और इंटेंसिटी में। एग्जाम्पल के लिए द ओवरटोन ऑफ CH डिफॉर्मेशन मोड एट 1400 पर सेंटीमीटर इज ऑलवेज इन फर्मी रेजोनेंस विद द स्ट्रेच ऑफ द सेम बोन एट 200 to 2800 सेंटीमीटर। Number 4, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट कैन चेंज द शेप एंड पोजिशन ऑफ IR बैंड। इसकी वजह से जो शेप होती है और वो जो पोजीशन होती है IR बैंड्स की वो चेंज होती है। जितनी ज़्यादा H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाता है। इंटरमोलिकुलर में ब्रॉड बैंड्स बनते हैं और जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है उसमें शार्प बैंड्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। Electronic effects such as inductive, metameric and field effect may cause shift in absorption bands due to change in absorption frequency. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन में शिफ्ट आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडक्टिव इफेक्ट हो, इंडक्टिव एसीटोन एंड क्लोरोएसीटोन, इंडक्टिव की वजह से एसीटोन और क्लोरोएसीटोन में, मेसोमेरिक की वजह से एसीटोफिनोन और पी अमीनो एसीटोफिनोन में। बॉन्ड एंगल्स। डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल्स कैन ऑल्सो लीड्स टू द चेंज इन एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अगर बॉन्ड एंगल में डिफरेंस हो तो वो भी एब्जॉर्प्शन बैंड्स में चेंजेस आ सकता है। सैम्पलिंग। सैम्पल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस शोज शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन बैंड्स as we pass from solid to gases, and hence the samples of different phase have to be treated differently in IR spectroscopy. अगर किसी भी सब्सटेंस के सैंपल हैं वो एब्जॉर्प्शन बैंड्स में शिफ्ट दिखाते हैं, जैसे कि हम किसी भी सॉलिड से लिक्विड में पास होते हैं, जो सैंपल्स होते हैं डिफरेंट फेजेस में वो डिफरेंटली अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड रन इन सॉल्यूशन, मल्ट टेक्निक, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक एंड सॉलिड फिल्म्स। नंबर 1, सॉलिड रन इन सॉल्यूशन। Dissolved solid sample in non-aqueous solvent which should be IR inactive and place a drop of the solution in alkali metal disc and allow to evaporate, leaving a thin film which is then mounted on a spectrometer. जो सॉलिड सैंपल होता है उसको हम किसी भी नॉन एक्वेस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें जो कि IR इनएक्टिव होना चाहिए, और उसके एक ड्रॉप को अल्कली मेटल पे रख दें और उसको इवेपोरेट होने दें, तो और जो एक थिन फिल्म बन जाएगी उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। नंबर 2, मल्ट टेक्निक। इसमें क्या होता है, फाइनली पाउडर्ड सैंपल लेंगे प्लस मोलिंग एजेंट न्यूजोल एंड मेक अ थिक पेस्ट, उनका हम एक थिक पेस्ट बनाएंगे। Transfer the mull to the mull plates and plates are squeezed together to adjust the thickness. It is then mounted in spectrometer. और जो पेस्ट बनेगा उसको हम मल प्लेट्स में रखेंगे और फिर प्लेट्स को स्क्वीज़ कर देंगे एक साथ ताकि उनकी थिकनेस को एडजस्ट किया जा सके, और फिर उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर रखेंगे। नंबर 3, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक। Finally, powder sample is mixed with about 1000 times its weight of KBr in a vibrating ball mill, and the mixture is then pressed under very high pressure
in an evacuable dye to form a small pellet. जो फाइनली पाउडर सैंपल होता है उसको 1000 टाइम उसके वेट केबियर के साथ मिक्स किया जाता है एक वाइब्रेटिंग बॉल मिल में, और जो मिक्सचर होता है उसको बहुत ही हाई प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है टू फॉर्म ए स्मॉल पैलेट, जिसकी थिकनेस होती है 1 से लेकर 2 mm तक और जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एलिमिनेट्स बैंड्स विच अपीयर ड्यू टू mulling agent, pellets can be stored for longer period of time, concentration of sample can be adjusted. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नॉट सूटेबल फॉर पॉलीमर्स विच आर डिफ़िकल्ट टू बाइंड विद KBr, मतलब कि पॉलीमर्स जो हैं उनको KBr के साथ बाइंड नहीं किया जा सकता क्योंकि सूटेबल नहीं हो पाता। हाई प्रेशर में चेंज द क्रिस्टलिटी ऑफ द सैंपल, और हाई प्रेशर की वजह से उनकी जो क्रिस्टलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। सॉलिड फिल्म्स, here amorphous solid is dissolved in volatile solvent and this solution is poured on a rock salt plate, then the solvent is evaporated by gentle heating. इसमें क्या होता है, जो amorphous solid होते हैं उनको volatile solvents में डिज़ोल्व किया जाता है और जो सोल्यूशन होता है उसको रॉक सॉल्ट प्लेट पे रखा जाता है, देन द सॉल्वेंट इज़ इवेपोरेटेड, और फिर उस सॉल्वेंट को इवेपोरेट होने दिया जाता है। ज़्यादा अचानक से ज़्यादा हीट नहीं देते, उसको जेंटल हीटिंग के साथ ही इवेपोरेट होने देते हैं। Sampling of liquids. Liquid samples can be sandwiched between two alkali halide plates. The sample cell thickness is 0.01 to 0.05 mm. Sampling of gases. Here gases sample is introduced into a glass cell made up of NaCl. NaCl की glass plate में डाला जाता है. Very few organic compounds can be examined as gases. और बहुत ही कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गैसेस की तरह एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1,4-डाईऑक्सेन। सैम्पलिंग ऑफ सॉल्यूशंस, हेयर 1 to 5% ऑफ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन सेल मेड अप ऑफ मेटल हैलाइड्स एंड ए सेकेंड सेल कंटेनिंग द प्योर सॉल्वेंट एक्ट एज ए रेफरेंस। इसमें क्या होता है, 1 to 5% ऑफ सोल्यूशन को हम सोल्यूशन सेल में डालते हैं जो कि मेटल हैलाइड से बनी होती है, और जो सेकंड सेल होती है उसमें हम प्योर सॉल्वेंट रखते हैं जो कि रेफरेंस की तरह एक्ट करता है। इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स यूज्ड आर, जो इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरोफोम होता है, CCl4 होता है और कार्बन डाइसल्फाइड होता है। एप्लीकेशंस क्या है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। द Identity of an organic compound can be established from its fingerprint region by comparing the sample spectrum with the known spectrum of the compound. हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि जो उसका फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो अलग होता है, और हम उसके फिंगरप्रिंट रीजन को जो उसका सैम्पल स्पेक्ट्रम होगा उसको उसके जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 2 क्या होता है? Qualitative determination of functional groups. The presence or absence of absorption bands help in predicting the presence of certain functional group in the compound. मतलब कि जो absorption bands होते हैं वो ये भी बताते हैं कि इस में वो functional group present है या नहीं। Distinction between two types of H bonding. If a compound having intramolecular H bonding will show broad bands in IR spectrum, and a compound having intermolecular H bonding then it will show sharp well-defined bands. अगर किसी भी कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी तो वो शार्प ब्रॉड बैंड्स देगा, और अगर इंटरमोलिकुलर होगी तो वो शार्प बैंड्स देगा। एग्जाम्पल के लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ब्रॉड बैंड शो करता है क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो शार्प बैंड्स देता है क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। नंबर 4, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इट कैन बी डन बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड्स, मतलब कि एब्जॉर्प्शन बैंड्स की इंटेंसिटी को मेज़र करके हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पता कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ज़ाइलिन एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड विच शो एब्जॉर्प्शन बैंड्स एट ऑर्थो 740, मेटा 880 एंड पैरा 830. Number 5, study of chemical reactions. It is useful for studying the chemical reactions. ये chemical reactions के स्टडी के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है।
एग्जाम्पल के लिए रिडक्शन ऑफ ब्यूटेन 2 ऑन टू फॉर्म ब्यूटेन 2 ऑल। Number 6. Study of keto-enol tautomerism. Diketones and ketoester exhibits keto-enol tautomerism and this can be studied using IR spectrum of the compound. जो डाइकेटोन्स होते हैं और केटोएस्टर होते हैं वो केटो-इनोल टॉटोमेरिज्म करते हैं एंड दिस कैन बी स्टडीड यूजिंग IR स्पेक्ट्रम और इस सबको IR स्पेक्ट्रम के ज़रिए स्टडी किया जा सकता है जैसे कि इथाइल एसिटोएसिटिक एस्टर। And that's all for the video. Thank you.